समझने वाली बात है कि जो आज से प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को फॉलो करेगा, नॉट सीआरपीसी। जो लॉ होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं चलता है, तो कानून तो यही है कि जो पुराना केसेस दर्ज हुए हैं वो आईपीसी में ही चलते रहेंगे और उसमें सीआरपीसी ही लागू होती रहेगी। हाँ, आज से भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय जो आपका साक्ष्य अधिनियम है, तीनों इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और इसमें आज से जो हमारे सीसीटीएनएस में है उसी में हमारे एफआईआर वगैरह दर्ज होना शुरू हो जाएंगे। और जो हमारी इस विषय में ट्रेनिंग है वो हमने 5 फरवरी से शुरू कर दी थी, तो हम लोग काफी अग्रणी रहे। हमने बुकलेट्स बना दी थी जिससे हमने आसान तरीके से अपने महत्व को समझाया कि किस तरीके से जो बदलाव आने वाला है उसकी तैयारी करें। और जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द न्यू लॉ, जैसे उनकी प्रोसेस में जो बदलाव आया है या पनिशमेंट्स में बदलाव आया है या उनकी जो स्पेशल केसेस जैसे विक्टिम सेंट्रिक या फीमेल्स के रिलेटेड लॉज में जो बदलाव आया है वो हमने उनको बहुत ठीक से समझाया है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें हम एक तरीके से दंड से न्याय की ओर जा रहे हैं, जिसमें हमारा विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच बहुत ज्यादा है, चाहे वो सिटीजन सेंट्रिक हो या फीमेल या वीकर सेक्शन की तरफ ज्यादा हो। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें पहली बार डिजिटल एविडेंस पे बहुत जोर दिया गया है। इस डिजिटल एविडेंस पे जोर देने का से मतलब ये है कि अब साक्ष्य आपके डिजिटली रिकॉर्डेड होंगे, और जब आपके एविडेंस डिजिटली रिकॉर्ड होते हैं तो उसमें एक सबसे अच्छी बात रहती है कि आप बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते, आप बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, और दूसरा उसको कोर्ट को भी समझने में और उसको अप्रिशिएट करने में आसानी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का जो रोल है वो बढ़ाया गया है, तो इससे जो एक एक्सपर्ट का आना होता है, इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होना होता है, उससे आयु के लिए और आसानी बढ़ जाती है कि वो उसी चीज को बेहतर तरीके से कोर्ट में पेश कर सकता है और एक एक्सपर्ट भी आके कोर्ट में बयान दे सकता है जो कि पुलिस के फेवर में या जो विक्टिम के फेवर में बात जाती है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छी सोच के साथ ये शुरुआत की गई थी और दिल्ली पुलिस ने बहुत पहले ही अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। तो आज की तारीख में हमने सबसे पहले क्या किया था कि अपने जो एकदम कटिंग एज आईओज हैं जो थानों में और स्पेशल फोर्स यूनिट्स में केस रजिस्टर करते हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनको हमने पहले ट्रेन किया और उनके लिए बड़ी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव कोचिंग करी। जो 5 दिन तक वो हमारे साथ अपने 5 अलग 4 जगह जो हमने निर्धारित करी थी वहां उन्होंने हमारे साथ ट्रेनिंग करी। और इस ट्रेनिंग में हमने उनको बताया कि तीनों जो लॉज हैं उसमें क्या बदलाव आया है, किस किस तरीके से जो डिजिटल एविडेंस है उसे कैसे कलेक्ट करना है, क्या करना है, और आगे जब दिल्ली पुलिस ने एक ऐप भी बना दिया है तो वो जो ऐप को भी कैसे यूज करना है उसकी भी ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। तो इसके साथ साथ क्या हुआ कि फेज 1 में हमने कटिंग एज आईओज कर दी, हमने उन आईओज को भी कवर किया जो आगे जाके इन यूनिट्स में पोस्ट हो सकते हैं, तो लेकिन इस वक्त वो नहीं है, तो पोटेंशियल आईओज को भी कवर कर लिया सेकेंड फेज में। उसके बाद जब हमारे पास ट्रेनिंग मटेरियल सारा रेडी हो गया और हमारे पास वीडियोस थे, हमारे पास बहुत सारे पीपीटीज बन गए थे और इनसे हम पढ़ा चुके थे, ये हमने फिर एसटीयूज में जो सब्सिडरी ट्रेनिंग यूनिट थे डीसीपीज के अंदर उनको बांट दिए। तो जो बच्चे कुछ लोग थे उन्होंने भी उनके साथ ट्रेनिंग कर ली। अब हमारी दिल्ली पुलिस के कम से कम 45,000 लोग बिल्कुल ट्रेंड हैं, जिनको पता है नए लॉ में क्या बदलाव आया है और अच्छी तरह से ट्रेंड है। तो इसलिए हमें लगता है कि वी आर रेडी फॉर इट। जो सीसीटीएनएस में बदलाव आया था उसमें हमें पैचेस भेजे गए थे, वो सारे टेस्ट हो चुके हैं, डमी एफआईआर निकल चुकी हैं, एक ऐप बन चुका है। सो इसकी ट्रेनिंग कई दिनों से चल रही है। जो एक बड़ा महत्वपूर्ण डिजिटल एविडेंस का पार्ट है कि पुलिस वाले को वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करनी पड़ेगी, उसके तहत भी हमने जो ट्रेनिंग करवाई उसमें ये हो रहा है कि स्पेशली उनको कैसे कैमरा पकड़ना है, कैसे सीन ऑफ क्राइम को कवर करेंगे, कैसे सर्च एंड सीजर के दौरान उसको यूज करेंगे। तो कुछ चीजें जो चैलेंजेस आपने बोले वो इसमें है कि कुछ चीजें हम काम करते करते सीखेंगे। हम हो सकता है गलतियां भी करें, हो सकता है हमारे से कुछ हो, लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रेंड हैं इसलिए हम बहुत ज्यादा गलती करने का स्कोप देखते नहीं है। हमने बहुत सारे एफएक्यूज बना रखे हैं
अभी रिसेंटली एमएचए ने भी बहुत सारे एसओपीज बना दिए हैं, जो जिन एरियाज में कंफ्यूजन थी उसमें स्टैंडर्ड एसओपीज बन गए हैं। तो उसमें क्या है कि किसी को कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। अगर किसी को भी कोई डाउट है या शक है, वो उस एसओपी को रेफर कर सकता है। हमने एक टीम बना रखी है अपने ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में, जहां पे अगर किसी को कोई डाउट होता है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, या वो समझ नहीं रहा है कि किस तरीके से मैं इसको प्रैक्टिकली इसका पालन करूंगा, तो उसके लिए भी हमने एक टीम बना रखी है, जो वो उनके जवाब दे देते हैं मुश्किल प्रश्नों के, जैसे FAQs बोलेंगे हमने उनकी आसान तरीके से वो किस तरीके से अपना जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है वो कैरी कर सकें। जैसे कैसे पहले आईपीसी के नंबर अलग थे, अब हमारे सेक्शंस के नंबर बदल गए, तो हमने एक बड़ी आसान सी पुस्तिका बनाई है जो कि आराम से आपकी जेब में जा सकती है। इसमें हमने 4 भागों में बांटा है। इसमें आईपीएस से बीएनएस, फिर बीएनएस में जो नए सेक्शंस ऐड हुए हैं वो, फिर इसमें 3 साल 7 साल से जो फर्क आया है वो हमने बताया। इससे क्या होगा कि जो 7 साल से ज्यादा पनिशमेंट वाले अपराध हैं, उसमें जो प्रक्रिया है वो थोड़ी फर्क है, उसमें ज्यादा डिटेल्ड है। तो उसका भी उन्हें पता होना चाहिए कि कौन से अपराध हैं जो अब 7 साल की कैटेगरी में आते हैं, ताकि उनका जो हैंडलिंग ऑफ दैट ऑफेंस है वो डिफरेंट होगा। तो वो भी दिया है। और एक बड़ी आसान सी हमने एक इसमें वो डाली है टेबल, जिसमें रोजमर्रा की जो पुलिसिंग में हम सेक्शन यूज करते हैं, जैसे कि 751 हो गया, या फिर ऐसे सेक्शन हो गए जो हम क्लब करके यूज करते हैं, उनकी हमने एक आसान सी वो टेबल बना दी है, जिसमें एक तरफ जो आईपीसी के जो पहले यूज करते थे, और अब जो हम आगे जाके यूज करेंगे इन भारतीय न्याय संहिता। तो ये हमने करा है। देखो, जो लॉ होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं चलता है। तो कानून तो यही है कि जो पुराना केसेस दर्ज हुए हैं वो आईपीसी में ही चलते रहेंगे और उसमें सीआरपीसी ही लागू होती रहेगी। लेकिन अब आज जब 1 जुलाई से नए केसेस दर्ज होंगे, उसमें बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है उसके सेक्शंस लगेंगे। तो उसी तरह से सीसीटीएनएस को भी प्लान किया गया है कि पुराने जो केसेस हैं वो पुराने सेक्शंस में ही चलते रहेंगे, और एक नया पृष्ठ जो खुलेगा आज से, उसमें जो भी आज से केस दर्ज होगा वो बीएनएस में दर्ज होगा। सिमिलरली जो सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो बदलाव है, उसमें भी समझने वाली बात है कि जो आज से प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को फॉलो करेगा, नॉट सीआरपीसी। तो ये बदलाव आया है, और ये क्योंकि हमने ट्रेनिंग दे दी है, समझा दिया है, हमारे सीसीटीएनएस को भी अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया है, वो उस हिसाब चलेगा। तो पुराने केस पुराने उसमें चलेंगे सीआरपीसी एंड आईपीसी में, और जो नए केस हैं वो बीएनएस और बीएनएसएस पे चलेंगे। जैसे पहली बार है इसमें एक सारे जो महिला संबंधी लॉज हैं उनको इकट्ठा करके एक ही चैप्टर में डाल दिया गया है। तो एक आईओ के लिए बड़ी आसानी आती है कि वो सारे लॉज उसी सेक्शंस के आजू बाजू उस चैप्टर को पढ़ने से उनके बारे में पता चल जाता है। दूसरा, जैसे इसमें EFIR जो पहले ऑप्शनल थी, कोई स्टेट करता था कोई नहीं करता था, अब EFIR कर सकते हैं। आप घर बैठे आप कंप्लेंट भेज सकते हैं। वो अलग बात है कि आपको 2-3 दिन में जाके वहां पे पुलिस से संपर्क करना पड़ेगा, या पुलिस आपके पास आती है तो आपको एक साइन स्टेटमेंट देना पड़ेगा। बट एक EFIR का ऑप्शन है, और अब इसको अंडर द स्टैच्यूट विद इन द लॉ कर दिया है, पहले लॉ के उसमें नहीं था। दूसरी जो सबसे अच्छी बात यह है कि महिला अगर चाहे तो वो ना जाए थाने में, और वो कह सकती है कि मेरा स्टेटमेंट यहाँ रिकॉर्ड किया है। शी कैन ऑल्सो से कि मुझे लिखित में नहीं देना है, मुझे वीडियोग्राफी मेरी कराई जाए स्टेटमेंट की, तो वो वीडियोग्राफी करवा सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिसमें फीमेल्स के लिए फायदा है। दूसरा ये कि बहुत सारी चीजें, जैसे एक होता था कि वॉयरिज्म या किसी का पीछा करना या उस तरीके से, तो बहुत सारे सेक्शंस को इन्होंने चेंज कर दिया। जैसे वॉयरिज्म पर्टिकुलरली जो सेक्शन था जो पहले उसमें आता था आईपीसी में, उसका जो उसमें बदलाव उन्होंने किया, उसमें पहले होता था कि सिर्फ ये मेल्स के ऊपर हो सकता था, बट नाउ अगर एक लेडी भी किसी दूसरी लेडी के साथ वॉयरिज्म करती है या उसको डिसरोब करती है, तो उसके लिए सिमिलर पनिशमेंट होगी। तो ये इन्होंने इसको जेंडर न्यूट्रल कर दिया है। तो इसमें ऐसा नहीं कि आपके जो यौन उत्पीड़न है वो आदमी ही कर पाएगा, औरत भी कर सकती है आपके साथ यौन उत्पीड़न, स्पेशली लेडीज के अगेंस्ट। और छोटे छोटे और मतलब इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ है, जिससे ये फायदा हुआ है कि जब जैसे विक्टिम्स को अगर उनको लगता है कि एक कोर्ट के ट्रायल के दौरान एक स्टेज पर ऐसी आती है जब
कोर्ट को लगता है कि केस नहीं बनता है, तो पहले होता था कि विक्टिम की नहीं सुनी जाती थी और केस को खारिज कर देता था। अब उन्होंने एक बहुत अच्छा उसमें वो लाया है सेक्शन, जिसके तहत कोर्ट उनकी सुनेंगे और उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे उस वक्त भी ट्रायल में, बिफोर वो उसको खारिज करें। तो इस तरीके से उनका भी एक वर्जन आ जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने अक्यूज्ड को भी कुछ कुछ बेनिफिट्स दिए हैं। बट ऐसे करके जो पूरा जो संहिता बनी है वो एक तरीके से जस्टिस की ओर जाती है, न्याय की, चाहे वो किसी भी के भी प्रति हो। कुछ एरियाज में उन्होंने ये भी करा है कि कुछ जो सेक्शंस हैं उसमें उन्होंने पनिशमेंट को वो कर दिया है कि उसमें हमने पनिशमेंट को बढ़ा दिया है या पनिशमेंट को उन्होंने कम करके कहा है कि कम्युनिटी सर्विस दी जाए। अब क्या कम्युनिटी सर्विस जाए वो तो कोर्ट के ऊपर है, लेकिन कम्युनिटी सर्विस भी एक ऐड कर दिया है जो पहले इस तरीके से क्लियरली मेंशन नहीं था, एडेड नहीं था। बहुत सारी चीजें जो हम लॉ के तहत फॉलो करते थे क्योंकि कोर्ट ऑर्डर था या उसको कोर्टों ने उसको इंटरप्रेट किया था हमारे कार्यशैली को इम्प्रूव करने के लिए, उसको न्याय संगत बनाने के लिए, अब वो इस संहिता में एज पर लॉ हैं। तो वो बातें बहुत अच्छी हैं कि अगर हम इसको ढंग से पढ़ें तो हमारे लिए और भी अच्छा हो गया है कि हम चाहे वो हमारे विक्टिम्स हों या हमारे अक्यूज्ड हों, उनकी हम जो राइट्स और उनके जो प्रॉपर उनकी जो हित की बात है वो हम कर रहे हैं। अब अगर वो उस न्याय संहिता के तहत वो अक्यूज माने जाते हैं तो उनके खिलाफ उसी तरह से कार्रवाई होगी। एक्चुअली फ्लॉ तो नहीं कहूंगी मैं उसको, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि वो बढ़ा दिया जाएगा। अब उस पे अभी उन्होंने शायद नहीं फाइनल वो दिया है। इनफैक्ट जब ये रिलीज भी हुआ था तो उन्होंने ये कहा था कि इस पर्टिकुलर उसमें जो 10 साल की सजा बढ़ा दी गई या 7 साल कर दिया गया। पहले हिट एंड रन केसेस में 3 साल की सजा होती थी, तो अब वो 7 साल कर दी गई है। अभी उस पर क्या अभी वो निर्देश फाइनल नहीं आए हैं, लेकिन ये था कि उसमें सिर्फ सजा बढ़ाई गई थी। और ये भी सोचा गया था कि जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, व्यक्ति को छोड़ के भाग जाते हैं, तो उस केस में 10 साल भी हो सकती है। तो उस तरह का प्रावधान दिया गया था। और दिस वाज पर्टिकुलरली कि मतलब लोग जो हिट एंड रन केसेस से अफेक्ट होते हैं उनको बेनिफिट देने के लिए। तो अभी तो उसमें रोक लगी हुई है, जब उस पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस आएंगे तो हम अकॉर्डिंगली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नॉट ओनली चार्जशीट, FIR, क्योंकि पहले था कि अक्यूज को तो हम सारी चीज प्रोवाइड करते थे, बट एक बेचारे कई बार होता था कि जिसने कंप्लेंट करी है, जो विक्टिम है, उसको घूमना पड़ रहा है एक अपनी कॉपी लेने के लिए। तो अब वो उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि आप एक विक्टिम को भी उसकी कॉपी देंगे FIR की। सिमिलरली आप जैसे चार्जशीट की बात करी आपने, चार्जशीट में क्या होगा कि अब आपको जैसे साक्ष्य जो आप कलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने डिजिटल एविडेंस उठाई 3 जगह से और वो आपके साक्ष्य में आपके केस में आ रही है, तो आपको प्रॉपर्ली उसमें उसकी जो चेन ऑफ कस्टडी है उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये एक नई चीज ला दी है उन्होंने, क्योंकि उसमें ही मेंशन होगी तभी वो मान्य होगी कि कैसे आपने उठाया था, कहाँ सेव किया, फिर उसको कैसे नेक्स्ट चीज आपने करी और कैसे उसको आपने स्टिच किया। तो वो चीज जो चेन ऑफ कस्टडी एंड द इंटेग्रिटी ऑफ द डिजिटल एविडेंस है उसको आपको मैंडेटरीली एटलीस्ट जो वो केसेस आपके 7 ईयर एंड अबव वाले हैं उसमें मेंशन करना पड़ेगा इन द चार्जशीट। ये मतलब संहिता में लिखा हुआ है। तो अब तो ये वैसे हो गया, तो उस हिसाब से हमारा जो आप एक मतलब ढीली सी चार्जशीट नहीं बना सकते, आपको लिखना पड़ेगा कि आपने क्या साक्ष्य उठाए और कैसे आपने उसको पिरोया है। टेक्निकली डिजिटली स्ट्रांग हो जाएगा। सो टेक्निकली डिजिटली स्ट्रांग हो जाएगा एंड इट विल बी मोर अकिन टू लॉ, इट विल बी मोर मतलब पॉसिबल टू फॉलो लॉ मोर सीरियसली। मैम एंटी सोशल एलिमेंट के लिए अगर कुछ बताना चाहें, अगर एंटी सोशल एलिमेंट उसके लिए क्या कुछ? बेसिकली तो वो जो पहले प्रावधान थे वही है, उसमें बदलाव इतना नहीं आया है। पर जैसे बहुत इंटरेस्टिंगली इन्होंने क्या करा है कि जैसे मकोका जैसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन में जो एक अलग वो एक्ट था, उसी के प्रावधान उन्होंने अब इसमें ले आए हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो हम एक अलग तरह से डील करते थे वो अब हमारी संहिता का पार्ट है। सिमिलरली होता है वो टुच्चे जो क्राइम्स होते हैं जिसमें स्नैचिंग हो गई या बहुत उसके गैंग्स बने होते हैं या पिक पॉकेटिंग हो गई, तो कई बार बहुत निचले स्तर के पेटी ऑफेंस जिनको कहा जाता है, तो पेटी ऑफेंसेस के लिए भी उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड पेटी ऑफेंस मतलब एक तरह से डिफाइन करा है। तो पुलिस वालों के लिए आसान हो जाएगा कि अगर उनको एक पेटी ऑफेंस का गैंग मिलता है तो वो उसको एक गैंग के रूप में उसको कर सकते हैं विद इन दिस संहिता। तो आई थिंक दिस इज वेरी स्ट्रांग बिकॉज क्योंकि क्या होता है कि जो आम जनता है ना वो बड़े केसेस से कम और छोटे केसेस ज्यादा इफेक्ट होती है रोजमर्रा के, तो उसमें बहुत बदलाव आया है। सिमिलरली जो इन्होंने वो किया है कि इसमें युवापा जैसे
टेररिज्म को डिफाइन करा है, तो टेररिज्म भी ऐड कर दिया है। जैसे इसमें ट्रैफिकिंग के कुछ चीजों को ऐड करा गया है, जिसमें आप सेल और परचेज ऑफ अ लेडी, वो कोई भी करे, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, वो उन्होंने ऐड कर दिया है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो पहले या तो एज एन अमेंडमेंट ऐड करे गए थे आईपीसी में, या एज अ पार्ट ऑफ कोर्ट डायरेक्शन था, या एज अ पार्ट ऑफ डिफरेंट एक्ट था, अब वो इसी संहिता का पार्ट है। तो उस हिसाब से जैसे ये जो छोटे ऑफेंसेस हैं, इसमें तो डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। पुलिस कस्टडी या डिटेंशन में भी बदलाव किया गया? जी हाँ, पुलिस कस्टडी और डिटेंशन में जो बदलाव किया गया है, उन्होंने अब ये अनुमति दी है कि पहले क्या होता था कि आपके पास 15 दिन की अनुमति होती थी, आप वो 14 दिन ही पुलिस कस्टडी ले सकते थे और एक ही बार ले सकते थे। अब क्या है कि वो व्यक्ति ने कुछ बात बताई, कुछ नहीं बताई, और फिर वो जाके उसका जो दूसरा आरोपी अरेस्ट होता था, उसने कुछ नई बात बताई, तो आप उस पहले वाले से दोबारा बात नहीं कर सकते थे या उसकी पुलिस कस्टडी नहीं ले सकते थे। तो अब जो बदलाव आया है उसमें यह है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज या 30 डेज, आप डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ केस इट इज, उसमें आप दोबारा से उसकी पीसी ले सकते हैं। और उसको ये नहीं कि उसका पीरियड लंबा हो गया है, बट पीरियड हो सकता है मेरे ख्याल से 14 दिन 15 दिन ही रहे, लेकिन आप उसको दोबारा ले सकते हैं पीसी में अगर आपके वो 14 डेज कंप्लीट नहीं हुए इन द पीरियड ऑफ दैट 60 डेज या 30 डेज, डिपेंडिंग ऑन द केस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या होता था कि आपने एक आरोपी को पकड़ लिया और दूसरे आरोपी से जब आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करवाना होता था तो वो अवेलेबल नहीं होता था, क्योंकि आपके पास पीसी ही नहीं मिलती थी। उन्होंने कहा जी एक बार आपने ली थी पीसी, अब आपका समय खत्म हो गया। अब इस बदलाव से क्या है कि आप दोबारा उसकी पीसी, चाहे 1 दिन के लिए चाहे 2 दिन के लिए, दोबारा उसको बुला सकते हैं अपने थाने में, उसकी इंटेरोगेशन करा के उसको क्रॉस एग्जामिन, आमना सामना करा सकते हैं और जो साक्ष्य हैं उनको बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने क्या करा है कि फ्लायर्स बनाए हैं बहुत सारे, हमने जो RWA MWAs में बहुत सारी मीटिंग्स करी हैं। हमारे जो DCPs हैं जो रोजमर्रा पब्लिक के कांटेक्ट में आते हैं, और ये मीटिंग्स करने के साथ साथ उन्होंने क्या करा है कि उनको अवगत कराया है कि क्या नया लॉ है और कैसे वो उनके लिए बेहतर है। और इन मीटिंग्स के साथ साथ हमने वी हैव इंश्योर्ड कि हमने बहुत सारे जो फ्लायर्स हैं वो जगह जगह जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं वहाँ लगवाए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और बहुत सारी जैसे PGs हैं जहाँ लड़कियां रहती हैं, या फिर इस तरह के हॉस्टल्स हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उन जगहों में भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करवाया है। इन जो ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अलावा जो कल्चरल या लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें भी हमने फ्लायर्स बंटवाए हैं, उनको पोस्टर्स दिए हैं, जिसमें एक साधारण तरीके से बदलाव को एक्सप्लेन किया गया है। तो हमने बहुत ज्यादा उसको लीगल भाषा में ना करके एक सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करा गया है कि अब पहले से क्या बदलाव आया है। तो अभी हम और आउटरीच करेंगे पब्लिक के लिए, तो मेरे ख्याल से 1-2 महीने में और मतलब जागरूकता फैलेगी और इनको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो नए कानून आए हैं वो दंड से न्याय की ओर हमें ले जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो जो चैलेंजेस भी अगर आएंगे तो वो हम सरमाउंट करेंगे, बिकॉज ऐसा कुछ इसमें कंफ्यूजिंग नहीं है। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन कि कहीं हमें डाउट हो सकता है और वो हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो दैट इज आई थिंक अ गुड थिंग।